नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल अध्ययन केंद्र में। दोस्तों, अगर आप यूके पीसीएस या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बागेश्वर जिले की पूरी जानकारी इतिहास से लेकर भूगोल, पर्यटन, मंदिर, मेले, ग्लेशियर और महत्वपूर्ण तथ्य सब कुछ लाइन बाय लाइन और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा का जो नजरिया है ना, हाँ। ये एकदम अलग होने वाला है। हाँ, क्योंकि इस अनिवार्य परिचय के बाद मैं सोच रही थी कि जरा एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पर गौर करते हैं। मतलब सोचिए, एक छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र जो क्षेत्रफल के हिसाब से आज उत्तराखंड के सबसे छोटे जिलों में आता है। हाँ, तीसरा सबसे छोटा जिला। बिल्कुल। तो वो छोटा सा क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य जैसी विशाल और शक्तिशाली सत्ता के दमनकारी कानूनों की रीढ़ कैसे तोड़ सकता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हाँ ना? तो आज के इस गहन अध्ययन का उद्देश्य केवल किताबों में दर्ज कुछ तारीखों या स्थानों को रटना नहीं है। आज हम बागेश्वर के भूगोल, उसकी नदियों और उसके विद्रोही इतिहास के बीच के उन गहरे तारों को जोड़ेंगे जो अक्सर पन्नों के बीच छुप जाते हैं। और ये नजरिया सच में बहुत जरूरी है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ना, किसी भी जिले को केवल तथ्यों की एक लिस्ट मान लेना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी भूल होती है। सही बात है। क्योंकि इतिहास, भूगोल और संस्कृति को जब अलग अलग खानों में रखकर देखा जाता है तो चीजें दिमाग से फिसलने लगती हैं। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि भूगोल ने इतिहास को कैसे जन्म दिया और फिर उस इतिहास ने वहां की संस्कृति को कैसे आकार दिया, तब एक पूरी तस्वीर उभर कर सामने आती है। बिल्कुल, और चीजें याद भी रहती हैं। तो इसी तस्वीर के सबसे पुराने और बुनियादी हिस्से से शुरुआत करते हैं, यानी बागेश्वर के नाम और उसके शुरुआती इतिहास से। नाम बहुत कुछ कहता है किसी जगह का। बिल्कुल। अक्सर किसी जगह का नाम उसकी पूरी कहानी का सार होता है। बागेश्वर के प्राचीन नामों पर नजर डालें तो इसे वागेश्वर, व्याघ्रेश्वर और बागनाथ कहा गया है। मतलब ये नाम भगवान शिव के व्याघ्र यानी बाघ के रूप से जुड़ा हुआ है। हाँ, शिव का व्याघ्र रूप। हाँ, और इसी गहरे धार्मिक जुड़ाव के कारण इसे उत्तराखंड की काशी भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ शिव के व्याघ्र रूप वाली बात ना केवल एक पौराणिक कथा भर नहीं है। हाँ। मतलब इसके पीछे का कारण बहुत ही व्यावहारिक है। अच्छा, वो कैसे? व्याघ्रेश्वर का शाब्दिक अर्थ है बाघों के ईश्वर। हाँ। तो प्राचीन काल में यह पूरा क्षेत्र बेहद घने और अभेद्य जंगलों से घिरा हुआ था। हाँ। मतलब प्रकृति का एक बहुत ही रौद्र और जंगली रूप था यहाँ। हाँ। तो बाघ आम बात रहे होंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में भगवान शिव का ये बाघ वाला रूप उस जंगली प्रकृति और इंसानी आध्यात्म के बीच के संतुलन को स्थापित करता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है ना? और जहां तक इसे उत्तराखंड की काशी कहे जाने का सवाल है तो ये इसकी तीव्र आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण की ओर इशारा करता है। देखिए, काशी केवल एक शहर नहीं है, वो मोक्ष और आस्था का अंतिम पड़ाव माना जाता है। हाँ, हिंदू धर्म में काशी का महत्व तो हम सब जानते हैं। तो कुमाऊं और पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए ना बागेश्वर ने सदियों से बिल्कुल वही भूमिका निभाई है। और इसी आस्था के केंद्र में खड़ा है प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर, जिसका निर्माण सन 1602 ईस्वी में हुआ था। हाँ, 1602 ये तथ्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत अहम है। बिल्कुल, इसे याद रखना चाहिए। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि कैसे एक धार्मिक स्थल अचानक से एक बहुत बड़े राजनीतिक आंदोलन का केंद्र बन गया। आप 1921 की बात कर रही हैं ना? हाँ बिल्कुल, बात 1921 की है, जब यहीं पर कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। देखिए, कुली बेगार प्रथा को समझे बिना बागेश्वर के इतिहास को समझना बिल्कुल अधूरा है। ये एक ऐसी दमनकारी व्यवस्था थी जहां ब्रिटिश अधिकारी स्थानीय पहाड़ी लोगों से अपना सामान उठवाते थे। मतलब बिना पैसे के? हाँ, उनसे मजदूरी करवाते थे और इसके बदले उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता था। ये एक तरह की संस्थागत गुलामी थी। हर गांव के मुखिया के पास ना एक रजिस्टर होता था। रजिस्टर? हाँ, जिसमें लिखा होता था कि किस परिवार की बारी है अंग्रेजों का सामान ढोने की। लेकिन मुझे एक बात खटकती है इसमें, मतलब लोग सीधे मना क्यों नहीं कर देते थे? क्योंकि वो एक कानूनी बाध्यता बना दी गई थी। मना करने का सीधा मतलब था अंग्रेजों के कोप का भाजन बनना, या तो जेल जाना या अपनी जमीन खो देना। बाप रे, ये तो बहुत ही क्रूर था।
बिल्कुल, व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि उसे तोड़ने के लिए किसी आम जगह से उठी आवाज काफी नहीं थी। इसीलिए 1921 में मकर संक्रांति के दिन जब उत्तरायणी का बहुत बड़ा मेला लगा था, तब बद्रीदत्त पांडे जैसे नेताओं के नेतृत्व में हजारों लोग बागनाथ मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हुए। यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प है कि विरोध के लिए उन्होंने एक मंदिर और मेले को ही क्यों चुना। इसका कारण बहुत सीधा है। उस दौर में जब संचार के साधन मतलब फोन या इंटरनेट तो थे नहीं, तब मेला ही वो जगह थी जहां पूरे कुमाऊं के लोग एक साथ इकट्ठा होते थे। एक तरह का मास गैदरिंग। हाँ, तो बागनाथ मंदिर में शिव की शपथ लेकर लोगों ने तय किया कि वे अब ये बेगार नहीं देंगे। और इसके बाद जो हुआ ना, वो बहुत ही प्रतीकात्मक था। उन्होंने उन गुलामी के रजिस्टरों को गांव के मुखियों से लिया और उन्हें सरयू नदी की तेज धारा में फेंक दिया। अरे वाह, ये कदम तो बहुत ही गहरे अर्थ समेटे हुए हैं। बिल्कुल। मतलब हिंदू मान्यताओं में नदियां पाप धोती है ना, यहाँ सरयू नदी का इस्तेमाल उस संस्थागत गुलामी के पाप को हमेशा के लिए धो डालने के लिए किया गया। रजिस्टरों का बहना सिर्फ कागज का बहना नहीं था, वो ब्रिटिश हुकूमत के डर का बहना था। बहुत ही सटीक विश्लेषण है आपका। और इसी घटना ने बागेश्वर को सिर्फ एक तीर्थ स्थल से निकालकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख केंद्र में बदल दिया। तो इतिहास के इस बड़े पड़ाव के बाद अगर बागेश्वर के प्रशासनिक विकास की बात करें, जो कि एग्जाम के लिए एक बहुत ही जरूरी टाइमलाइन है, तो विकास का ये सफर लगातार चलता रहा। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट भी जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो 1968 में बागेश्वर को नगर पालिका का दर्जा मिला, फिर प्रशासन की जरूरतें बढ़ी और 1974 में ये एक तहसील बन गया। 1974 में तहसील। हाँ, और अंततः 15 सितंबर 1997 को इसे आधिकारिक तौर पर एक अलग जिला घोषित कर दिया गया। देखिए, इस टाइमलाइन को अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रशासन को किसी क्षेत्र को अलग जिला तब बनाना पड़ता है जब वहां की आबादी, व्यापार और जरूरतें एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाती हैं। जाहिर सी बात है। 1990 के दशक में वैसे भी उत्तराखंड राज्य आंदोलन अपने चरम पर था और पहाड़ी क्षेत्रों के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की मांग बहुत तेज थी। तो बागेश्वर का 1997 में जिला बनना उसी प्रशासनिक जरूरत और राजनीतिक हलचल का नतीजा था। सही कहा। अब प्रशासन चलाने के लिए संसाधन चाहिए और प्राचीन काल से ही संसाधन और व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता केवल एक चीज तय करती थी, भूगोल। बिल्कुल, भूगोल। बागेश्वर का भूगोल ही असल में इसके इतने महत्वपूर्ण होने की कुंजी है। ये जिला मुख्य रूप से सरयू और गोमती नदियों के संगम पर बसा है। हाँ, और परीक्षाओं में ये संगम बार बार पूछा जाता है, सरयू और गोमती। इसे एकदम रट लेना चाहिए। अब यहाँ एक विरोधाभास नजर आता है मुझे। बागेश्वर का कुल क्षेत्रफल केवल 2246 वर्ग किलोमीटर है, मतलब ये उत्तराखंड का तीसरा सबसे छोटा जिला है। हाँ, एरिया वाइज काफी छोटा है। तो अगर इसका दायरा इतना छोटा है, तो फिर इतिहास में इसका दबदबा इतना बड़ा कैसे हो गया? इसका जवाब भी ना उन दो नदियों यानी सरयू और गोमती के संगम में छिपा है। देखिए, पहाड़ी इलाकों में समतल जमीन और पानी का एक साथ मिलना बहुत दुर्लभ होता है। ये तो है। पहाड़ में समतल जमीन कहाँ मिलती है? प्राचीन काल में नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं होती थी, वे आज के ब्रॉडबैंड हाईवे की तरह काम करती थी। मतलब वे व्यापार, संस्कृति और इंसानों के आवागमन का सबसे तेज और सुरक्षित रास्ता थी। यानी जहां नदियां मिलेंगी वहां रास्ते मिलेंगे, और जहां रास्ते मिलेंगे वहां सभ्यताएं पनपेंगी। एकदम सही बात है। संगम का मतलब सिर्फ पानी का मिलना नहीं है, वहां अलग अलग घाटियों के व्यापारी आते थे, खनिज आते थे और विचार आते थे। विचारों का आदान प्रदान। हाँ, और अगर बागेश्वर की सीमाओं को देखें तो ये बात और साफ हो जाती है। इसके पश्चिम में चंपावत है, पूर्व में पिथौरागढ़, दक्षिण में अल्मोड़ा और उत्तर में इसकी सीमा सीधे तिब्बत से लगती है। रुको, उत्तर में तिब्बत से सीमा लगने का मतलब है कि ये क्षेत्र कभी न कभी उस महान ट्रांस हिमालयन व्यापार का हिस्सा रहा होगा। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा भौगोलिक फायदा था। जो भौटिया व्यापारी तिब्बत से नमक, सुहागा और ऊन लेकर आते थे, और मैदानी इलाकों से जो अनाज जाता था, उन सब के लिए बागेश्वर एक सुरक्षित पड़ाव और एक बड़ा बाजार था। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, इसीलिए इतने छोटे क्षेत्रफल मतलब 2246 वर्ग किलोमीटर के बावजूद इस इलाके का आर्थिक और रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा था। ये सच में एक आहा मोमेंट है। मतलब भूगोल ने व्यापार का रास्ता बनाया, व्यापार ने लोगों को जोड़ा, और उसी जुड़ाव ने एक समृद्ध संस्कृति और बाद में पर्यटन को जन्म दिया। सही कहा आपने। चलिए,
पर्यटन की ही बात करते हैं। बागेश्वर के पर्यटन स्थलों में सबसे चमकता हुआ नाम है कौसानी। कौसानी बहुत ही खूबसूरत जगह। हाँ, लगभग 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हाँ, एग्जाम में अक्सर ये उपाधि पूछी जाती है। बिल्कुल, यहाँ से हिमालय का एक बहुत ही विहंगम, लगभग 300 किलोमीटर चौड़ा बर्फीला दृश्य दिखता है। पर पता है, मुझे हमेशा इस स्विट्जरलैंड वाली तुलना से थोड़ी आपत्ति रही है। आपत्ति क्यों? मतलब, क्या हम किसी भारतीय प्राकृतिक स्थल की तारीफ बिना किसी यूरोपीय देश का पैमाना लगाए नहीं कर सकते? इस क्षेत्र का अपना एक ऐसा आध्यात्मिक इतिहास है जो यूरोप के किसी भी शहर से बहुत अलग है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपसे। ये एक बहुत ही जायज आपत्ति है। अक्सर सुंदरता को समझाने के लिए विदेशी पैमानों का सहारा लिया जाता है, लेकिन कौसानी की आत्मा स्विट्जरलैंड जैसी बिल्कुल नहीं है। वही तो। कौसानी की असल पहचान वो गहरी ध्यानमग्न शांति है जो सदियों के एकांत से पैदा हुई है। मतलब ये एक ऐसा वातावरण है जो इंसान को खुद के भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। और शायद इसी शांति ने महात्मा गांधी को भी यहाँ खींचा था। परीक्षाओं में ये तथ्य बहुत पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौसानी में कितने दिन बिताए। जी हाँ, 12 दिन बिताए थे उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल 12 दिन। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ एक साधारण छुट्टी नहीं थी उनके लिए। बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी का 1929 में यहाँ 12 दिन का प्रवास न एक बहुत ही बौद्धिक और आध्यात्मिक एकांतवास था। यहीं अनासक्ति आश्रम में रहते हुए उन्होंने गीता पर अपनी प्रसिद्ध टीका अनासक्ति योग लिखी थी। अनासक्ति योग मतलब अनासक्ति का अर्थ है मोह या लगाव से मुक्ति। हाँ, मोह त्याग। सामने नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली की विशाल अचल और शांत चोटियों को देखकर ही शायद उन्हें वो डिटैचमेंट या मोह त्याग की प्रेरणा मिली होगी। क्या बात है। तो वो 1890 मीटर की ऊंचाई केवल भौतिक ऊंचाई नहीं थी, वो उनके विचारों की ऊंचाई को भी सहारा दे रही थी। ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है। मतलब किसी तथ्य को इस तरह कहानी से जोड़ दे तो वो कभी नहीं भूलता। बिल्कुल, और याद रखने का यही सही तरीका भी है। हाँ, तो कौसानी के अलावा बागेश्वर में चोकोरी, कांडा और बिनसर जैसे और भी कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। और इसी के साथ एक और नाम आता है बैजनाथ। बैजनाथ, हाँ। तो पर्यटन से हमारी चर्चा वास्तुकला और मंदिरों की ओर मुड़ती है। बागेश्वर के मंदिरों की जब बात होती है तो संगम पर स्थित 1602 का बागनाथ मंदिर तो है ही, जिसके बारे में हमने बात की। वो तो केंद्र में है। लेकिन बैजनाथ का मंदिर समूह वास्तुकला का एक बिल्कुल अलग ही स्तर है। एग्जाम के नजरिए से ये याद रखना जरूरी है कि बैजनाथ मंदिर कत्यूरी काल का एक प्राचीन मंदिर समूह है। जी, कत्यूरी राजवंश का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। बिल्कुल। इसके साथ ही कोट भमरी देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, ये कत्यूरी वास्तुकला आखिर क्या है? मतलब इस शैली में ऐसा क्या खास था जिसने इसे इतना अमर बना दिया कि आज भी हम इसे पढ़ते हैं? देखिए, कत्यूरी राजवंश को ना उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है और उनकी वास्तुकला की सबसे बड़ी खूबी थी ड्राई मेसनरी। ड्राई मेसनरी मतलब? ड्राई मेसनरी मतलब बिना किसी गारे या सीमेंट के पत्थरों को जोड़ना। अरे, बिना सीमेंट के पत्थर कैसे टिकते थे? यही तो उनकी कला थी। वे विशालकाय पत्थरों को इतने सटीक गणित और ज्यामिति के साथ तराशते थे कि वे एक दूसरे में पूरी तरह से फंस जाते थे। अच्छा, इसे अगर हम आज के संदर्भ में समझे तो क्या ये प्राचीन समय के विशालकाय लेगो ब्लॉक्स की तरह था? हाँ, लेगो ब्लॉक्स, ये एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक उदाहरण दिया आपने। जैसे लेगो ब्लॉक्स के खांचे एक दूसरे में फंसकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं ना, वैसे ही कत्यूरी मंदिरों के पत्थर गुरुत्वाकर्षण और इंटरलॉकिंग के जरिए एक दूसरे को जकड़े रहते हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम। बिल्कुल। और देखिए, हिमालय एक बहुत ही सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है। जब भूकंप आता है तो सीमेंट या मोर्टार से बनी इमारतें क्रैक होकर टूट जाती हैं। हाँ, दरारें आ जाती हैं। लेकिन कत्यूरी वास्तुकला की ये लेगो जैसे पत्थर ना भूकंप के झटकों के साथ थोड़ा हिलते हैं, झटकों को सोखते हैं और फिर वापस अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। ओहो, मतलब ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। ये हाँ, यही वजह है कि सदियों के जलजले भी इन मंदिरों को नहीं गिरा पाए। ये इंजीनियरिंग सच में दिमाग घुमा देने वाली है। वे लोग न केवल बेहतरीन कलाकार थे बल्कि उच्च कोटि के इंजीनियर भी थे। बिल्कुल थे। और मैंने एक बात और गौर की है, बैजनाथ को एक मंदिर समूह कहा जाता है, यानी टेम्पल कॉम्प्लेक्स, एक अकेला मंदिर नहीं। हाँ, कत्यूरियों की ये एक और खासियत थी, वे एक अकेला मंदिर नहीं बनाते थे।
वे मुख्य मंदिर के चारों ओर छोटे बड़े कई मंदिरों का एक पूरा समूह विकसित करते थे। जैसे एक पूरा कैंपस हो। बिल्कुल, यह एक तरह का आध्यात्मिक नगर बसाने जैसा था, जहां समाज के अलग अलग वर्गों और देवी देवताओं के लिए एक साझा पवित्र स्थान होता था। सही कहा। और ये मजबूत पत्थर और मंदिर केवल मूक इमारतें नहीं हैं, वे आज भी जीवित हैं उन मेलों के रूप में जो इन प्रांगणों में लगते हैं। मेलों की तो पूरी एक संस्कृति है वहां। हाँ, और जब मेलों का जिक्र आता है तो बागेश्वर का उत्तरायणी मेला कुमाऊं के सबसे बड़े आयोजनों में गिना जाता है। ये मकर संक्रांति के अवसर पर उसी सरयू और गोमती के संगम पर लगता है। और यहाँ श्रोताओं को एक बार फिर से उस ऐतिहासिक घटना को याद कर लेना चाहिए। 1921 वाली घटना। बिल्कुल, यही वो उत्तरायणी मेला है और यही वो संगम है जहां 1921 में कूली बेगार के रजिस्टर नदी में फेंके गए थे। तो जब हम उत्तरायणी मेले की बात करते हैं तो वो केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, वो इस क्षेत्र के विद्रोह और आज़ादी का भी वार्षिक उत्सव है। एकदम सही। और इसके अलावा यहाँ मूल नारायण मेला और माँ मटकाली मेला भी आयोजित होते हैं, जो स्थानीय लोक संस्कृति के अहम हिस्से हैं। मटकाली मेला भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, तो मेलों के इस जीवंत ऊर्जा से आगे बढ़कर अब हम उस स्रोत की ओर चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू होता है, यानी ग्लेशियर। प्रकृति का सबसे शांत रूप। बिल्कुल, बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर है जो 30 किलोमीटर लंबा है और ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हाँ, पिंडारी ट्रैक तो दुनिया भर में मशहूर है ना? इसके अलावा कफनी और सुंदर ढूंगा ग्लेशियर भी यहीं मौजूद हैं। ये पूरा इलाका एडवेंचर के लिए जाना जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही अद्भुत विरोधाभास देखने को मिलता है मुझे। कैसा विरोधाभास? मतलब पिंडारी जैसे 30 किलोमीटर लंबे बर्फीले ग्लेशियर के पास पहुंचा जाता है तो वहां का सन्नाटा इतना गहरा होता है कि किसी भी इंसान के लिए खुद की धड़कन सुनना भी मुमकिन हो जाता है। 0 डिग्री का वो शांत और स्थिर जमा हुआ पानी। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। हाँ, और दूसरी तरफ उसी ग्लेशियर के पिघलने से बनी नदियों के संगम पर उत्तरायणी मेले की वो भारी भीड़, ढोल दमाओं का शोर और जीवन का प्रचंड उत्सव। क्या बात है। तो सन्नाटे से लेकर शोर तक का ये सफर ही शायद बागेश्वर की असली पहचान है। बहुत खूब। पर देखिए, ये केवल एक काव्यात्मक सफर नहीं है, ये एक पूरा पारिस्थितिक और आर्थिक चक्र है, इकोलॉजिकल साइकिल। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ग्लेशियर वो जमा हुई पूंजी है जो इस पूरी घाटी को चलाती है। बागेश्वर को नीली घाटी यानी ब्लू वैली भी कहा जाता है। हाँ, नीली घाटी, ये नाम बहुत सुना है। ये नाम ना उस साफ पानी, आसमान के नीले प्रतिबिंब और हरी भरी ढलानों के उस अनोखे संयोजन से आया है जो इन्हीं ग्लेशियरों की देन है। और यही नीली घाटी बागेश्वर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। बिल्कुल, बागेश्वर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, और ये कृषि तभी संभव है जब पिंडारी और कफनी जैसे ग्लेशियरों से लगातार शुद्ध जल सरयू और गोमती जैसी नदियों में बहता रहे। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। हाँ, तो पूरी कहानी कुछ इस तरह है। ग्लेशियर पिघलते हैं, नदियां बनती हैं, नदियां घाटियों में उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, वही अपनी नीली घाटी वहां खेती और पशुपालन होता है, उससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और उसी आर्थिक और सामाजिक संपन्नता का जश्न संगम पर मेलों के रूप में मनाया जाता है। इस चक्र को समझ लेने के बाद तो शायद ही कोई बागेश्वर के तथ्यों को भूलेगा। मतलब ग्लेशियर से लेकर मेले तक सब कुछ एक ही धागे में पिरोया हुआ है। बिल्कुल, यही इस डीप डाइव का मकसद था। अगर हम आज के सफर के मुख्य बिंदुओं को देखें तो बागेश्वर केवल 2246 वर्ग किलोमीटर का तीसरा सबसे छोटा जिला भर नहीं है। हाँ, वो उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, यह उत्तराखंड की काशी है जिसने शिव के व्याघ्र अवतार से अपनी पहचान पाई। हमने देखा कि कैसे 1921 में बागनाथ मंदिर का प्रांगण और सरयू नदी का संगम कूली बेगार प्रथा के अंत का गवाह बना और रजिस्टरों को बहाकर गुलामी को धो डाला गया। और हमने ये भी जाना है कि प्रशासन को क्यों 1997 में इसे एक अलग जिला बनाना पड़ा। हाँ, फिर कौसानी की 1890 मीटर की ऊंचाई पर हमने यूरोपीय तुलनाओं को परे रखकर उस शांति को समझा जिसने गांधी जी को अनासक्ति योग लिखने की प्रेरणा दी। और बैजनाथ का वो आर्किटेक्चर। हाँ, बैजनाथ के प्राचीन मंदिर समूह में कत्यूरी वास्तुकला की उस लेगो ब्लॉक जैसी ड्राई मेसनरी तकनीक को समझा जो बड़े से बड़े भूकंप को झेल सकती है। बिल्कुल। और अंत में हमने ग्लेशियरों के उस शांत सन्नाटे से लेकर नीली घाटी की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और उत्तरायणी मेले के शोर तक के उस पूरे प्राकृतिक चक्र को महसूस किया। लेकिन इन तमाम ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारियों के बीच ना
एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। वो क्या? देखिए, आज हमने बागेश्वर के उस प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जाना जिसने सदियों से अपनी एक शांति बनाए रखी है। कत्यूरी राजाओं ने भूकंप सहने वाले मंदिर बनाए और प्रकृति ने ग्लेशियरों से जीवन दिया। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में जब इस नीली घाटी, पिंडारी और सुंदरढूंगा जैसे अत्यंत संवेदनशील ग्लेशियरों के आसपास ट्रैकिंग, पर्यटन और कंक्रीट का निर्माण तेजी से बढ़ रहा है, तो सवाल यह है कि क्या हम उत्तराखंड की काशी की उस मूल आत्मा को बचा पाएंगे? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हमारा आज का विकास उन प्राचीन कत्यूरी लेगो ब्लॉक्स जितना टिकाऊ और प्रकृति के अनुकूल है, या हम उस सन्नाटे और संतुलन को हमेशा के लिए खोने की ओर बढ़ रहे हैं? सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आभार।